हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 का जो विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु, उसको वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एनिमेशन की मदद से। ठीक है, और उसके साथ साथ सिंपल परिभाषा होगी, सिंपल उदाहरण होंगे, आप एक ही बार में समझ जाओगे। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको इसकी जो PDF है वो भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना है और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना वीडियो के एंड में। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? धातु एवं अधातु। धातु क्या है आप जानते हैं? धातु क्या है जानते हैं? जैसे प्लास्टिक हमारी एक धातु है। धातु क्या है? जैसे एक लोहा का कील है, वो धातु है। तो ये धातु और अधातु हमारे जो आसपास भरे पड़े हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम इसका डिटेल में सीखेंगे। इसके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे, रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे, हर एक चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लो तो बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से ही आने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें धातु। धातु को अंग्रेजी में कहते हैं मेटल। ठीक है, मेटल क्या होता है? तो ऐसा तत्व जिसमें चमक हो, अघात अघात वर्धक हो। ठीक है, मतलब जो भी धातु होगी उसमें एक चमक जरूर होगी, चमकदार होगी वो। और उसको अगर आप पीटोगे ना लोहे वगैरह के हथौड़े वथौड़े से, तो वो चपटी हो जाएगी, वो टूटेगी नहीं, भंगूर नहीं होगी। उसे कहते हैं अघात वर्धक। जिसकी तनन क्षमता हो, अधिक हो, मतलब अगर उसको हम गला दें तो उससे हम पतले तार बना सकते हैं, उसे हम तनन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सुनार की दुकानों में, सुनार क्या करता है, लोहे को बोल रहा हूँ, सोने को वो पिघलाकर नए नए आभूषण बना सकता है। तो ये पिघल के फिर से हम इसके तार बना सकते हैं, नए नए आभूषण बना सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक हो, देखो अगर आपको लोहा है, ठीक है, एक लोहे का चीज लो, इस सिरे पे आप गर्म करोगे ना, यहाँ आप आग लगाओगे, धीरे धीरे यहाँ पे गर्म करते करते ये गर्माहट इधर भी आ जाएगी, इस सिरे पे भी आ जाएगी। यहाँ से गर्म करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे गर्म कर रहे हो, लेकिन आपको गर्माहट थोड़ी देर बाद यहाँ पे महसूस होने लगेगी। यानी कि ऊष्मा का प्रभाव होता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो भी धातु होगी ना उसमें विद्युत का प्रभाव ही होगा। ठीक है, अगर आपके पास लोहे की कोई वस्तु है, उसमें मैं ऐसे आपने पकड़ के रखा है और मैं बिजली का तार ला के यहाँ पे लगा दूं तो आपको करंट लगेगा। यानी कि विद्युत के सुचालक होती है धातु। ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक हो तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। जो भी धातु है वो लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। तो धातु क्या होता है? ऐसा तत्व है जिसमें चमक होती है, आघात वर्धक गुण होता है, जिसकी तनन क्षमता अधिक होती है, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जो भी धातु है ना, अगर किसी भी धातु का इलेक्ट्रो देखो, अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो उसकी बाह्य कक्षा में, धातु के ना बाह्य कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या दो मिलेगा, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वो हमारी क्या होगी? धातु। जैसे ये सोडियम बोला है इसने, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 2, 8, 1। तो बाहरी कक्षा में कितना है? 1। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो ऐसे क्या होते हैं, हम बाहरी कक्ष को देख के भी पता कर सकते हैं कि ये धातु है या अधातु है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अधातु। अधातु क्या होता है? अधातु को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होता है? वह तत्व जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं। धातु का कोई भी गुण इसमें नहीं पाया जाएगा। धातु में कौन कौन गुण से होते हैं? धातु में चमक होती है, आघात वर्धक गुण होता है, तनन क्षमता होती है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं धातु में। जब ऐसा तत्व जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जा रहे हैं, यानी कि वो क्या है? अधातु है। ठीक है, अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर, क्लोरीन, ये सब हमारे क्या है? अधातु हैं। ठीक है, प्लास्टिक अधातु है। ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं, ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये हमारा रेड फॉस्फोरस है, ये सब हमारे क्या है बच्चों? ये हमारे अधातु हैं। नेक्स्ट, भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर, ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर एग्जाम में आता ही आता है। और अंतर दो प्रकार से है, भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों मतलब जिन्हें आप अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हो, वो हुआ भौतिक गुण। और जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो होता है रासायनिक गुण। तो अगर एग्जाम में आता है कि अंतर लिखिए, तो आपके मन में जो आ रहा है लिख लो, दोनों को मिला के भी लिख सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आ जा रहा है भौतिक गुणों के आधार पर बताओ, तो अंतर भौतिक गुणों के आधार पर ही बताना है। अगर बोलेगा कि रासायनिक गुणों के आधार पर बताओ, तो अंतर में रासायनिक गुणों के आधार पर ही बताना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए अंतर में हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, धातु एक तरफ लिख दिया मैंने, एक तरफ लिख दिया धातु। धातु क्या हो, धातु की सतह चमकदार होती है। कोई भी धातु है, जैसे ये घंटी ले ली मैंने, तो इसकी जो सरफेस होती है ना, बाहरी, इसमें एक चमक होती है धातु में। उदाहरण में सोना में एक चमक है, चांदी में एक चमक होती है अपनी, है ना। हमेशा धातु में अपनी एक चमक जरूर होती है, और वहीं अधातु में कोई चमक नहीं होती है। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, जैसे कि कार्बन। उदाहरण जरूर देना है, ठीक। फिर देखिए, ये हमारा कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारे अधातु है। फिर कठोरता के आधार पर देखिए, एक तरफ धातु लिख दिया, एक तरफ अधातु लिख दिया, ठीक। सामान्यतः कठोर होते हैं धातु, जो होते हैं वो कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। और अधातु क्या होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, तो जो लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम, ये मुलायम होते हैं। लगभग सारे धातु कठोर हैं, कुछ को छोड़कर। ये अपवाद है, जैसे मैंने लिथियम बोल दिया, सोडियम बोल दिया, पोटेशियम बोल दिया। ये धातु तो है, लेकिन ये मुलायम है। क्या है, मुलायम है, सॉफ्ट होते हैं। जबकि ये जो लोहा है, ये जो, ठीक है, ये लोहा आप देखो कितना सॉलिड होता है। लगभग लगभग हर एक धातु बहुत ज़्यादा कठोर होती है, कुछ एक धातु हैं जो मुलायम होती है। ये अपवाद है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अधातु। अधातु कठोर नहीं होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इन पे तुम अगर हथौड़े से बाहर करोगे, पीटोगे, तो वो टूट जाएंगे, भंगूर हो जाएंगे। या फिर अधातु मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते कुल मिलाकर, जैसे हीरा। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि जो हमारा हीरा है, ये एक अधातु है, लेकिन दुनिया का सबसे कठोर है। ये अपवाद है, ठीक है। कोयला हमारा क्या है, अधातु है। हीरा भी हमारा अधातु है, लेकिन हीरे में अपनी चमक भी होती है, और हीरा अपवाद है, ठीक है। हीरा सबसे कठोर धातु है, बहुत सॉलिड। हीरे से आपको पता है, हीरे से लोहा तक काट दिया जाता है, शीशा तक को काटा जाता है, इतना कठोर धातु है। धातु बोलो, अधातु है, ठीक है। तो ये अपवाद भी होते हैं केमिस्ट्री में, कुछ ना कुछ। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर रूप और अवस्था के बात पर हम बात करें, तो धातु देखो, कमरे के ताप पर ना धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे लोहा, तांबा। ये कमरे के ताप पर, कमरे का टेम्परेचर लगभग लगभग कितना होता है, कभी 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, इसी में होता है, ठीक है। तो कमरे के ताप पर ये हमेशा किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अपवाद क्या है, मरकरी है, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा हमारा अपवाद है। और अधातु क्या होता है, कमरे के ताप पर या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैस सब जानते हैं ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु है, लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये देखो, ये जो ब्रोमीन है, ये हमारा अधातु है, लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगाध वर्धित के आधार पर अगर हम बात करें, अगाध वर्धित का मतलब ऐसे अगर हम हथौड़े से पीटे, ठीक है, देखो दोनों को हम हथौड़े से पीट रहे हैं, तो धातु में क्या होता है, देखो धातु अगाध वर्ध होते हैं। मतलब अगर इसको हथौड़े से पीटोगे ना, तो ये टूटेगी नहीं, हालांकि चपटी हो सकती है, लेकिन टूटेगी नहीं। अर्थात धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे लोहे की चादरें। इसको अगर पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं, ये चपटी हो जाएंगी। और उसी प्रकार अगर हम अधातु को पीट दें, तो ये टूट जाती है, भंगुर हो जाती हैं। अधातु अगाध वर्धनीय नहीं होती हैं,
जैसे अगर इसको मैं पीट दूं, ठीक है, कोयले वैला को ऐसे अगर मैं पीट दूं तो वे चूर चूर हो जाएंगी, भंगूर हो जाएंगी, है ना। देखो अगर मैंने इसको पीटा तो ये चादर बन गई, ठीक। और उसको जब मैं पीटा तो ये टूट के ऐसा बन गया, पूरा भंगूर हो गया। ओके, चलिए अगर अब नेक्स्ट बात करेंगे तन्यता के आधार पर। एक तरफ मैंने धातु लिखा है, एक तरफ मैंने लिखा है धातु। तन्यता क्या होता है? अगर हम वस्तु को जला रहे हैं, आग में पिघला रहे हैं, और उससे हम तार अगर खींच पा रहे हैं, उससे हम तार बना पा रहे हैं, तो वो होता है तन्यता का गुण, तार तन्यता, ठीक है। अगर तार नहीं बन पा रहा है तो वो तन्यता का गुण नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अधातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। देखिए धातु तन्य होती है, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे तांबे के तार, ठीक है। ये देखो तांबे का तार हो गया, कॉपर का तार हो गया, एल्यूमिनियम का तार हो गया, तो इसको हम तार के रूप में बना सकते हैं धातु को। लेकिन अधातु को हम तार के रूप में नहीं बना सकते, अधातु को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्युत और ऊष्मा चालकता के आधार पर अगर हम बात करें तो एक तरफ मैंने लिखा है धातु और एक तरफ मैंने बनाया धातु। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ये मेरी धातु की एक छड़ है, ये मेरी क्या है, धातु की एक छड़ है, ठीक है। और मैंने यहाँ से ये हमारा बर्नर है, बर्नर मतलब जिसमें आग जलती है, प्रैक्टिकल लैब में होता है। हम यहाँ पर ताप जला रहे हैं, धातु का तार है ये, और यहाँ पर आग जल रही है। अभी जब आग जल रही है तो यहाँ पर हमें ऊष्मा का अनुभव होगा, गर्माहट महसूस होगी, लेकिन थोड़े समय पश्चात हमें ऊष्मा का अनुभव यहाँ पे भी होने लगेगा, यहाँ पे भी होने लगेगा, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह होता है इसमें, ठीक है। धातु में, अधातु में क्या होता है? देखिए अधातु में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। जहाँ जला रहे हो वहीं पे होगा, आगे नहीं जाएगा। यहाँ देखिए सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, उदाहरण के तौर पर चांदी, तांबा, ये ऊष्मा के चालक है। लेकिन इसमें अपवाद भी है, शीशा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। शीशा और ये जो पारा है ना, ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक। अधातु क्या है? देखो अधातु क्या है, विद्युत एवं ऊष्मा के ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और धातु क्या होता है, ये भैया ये सुचालक होता है, ठीक है। ये होता है सुचालक और ये होता है कुचालक। कुचालक का मतलब इसमें ऊष्मा का प्रवाह और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल होती है उसके यहाँ पर काला काला होता है ना अंदर, जिससे आप लिखते हो, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। वो एक अधातु है, लेकिन उसमें विद्युत का चालन होता है। अगर आपको यकीन नहीं है इसे करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, फन वे में बोल रहा हूँ। अगर आपके पास पेंसिल है, उसके अंदर का जो काला काला पार्ट है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर आप उसे पकड़ कर आप इलेक्ट्रिसिटी में लगाओगे ना तो आपको करंट महसूस होगा। तो ये कभी नहीं मत करना, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो पेंसिल का सिरा दिख रहा है ना, अगर इसको अगर हम बिजली के तार से जोड़ दें और इसमें कर दें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। ये बल्ब फिर क्या होगी, जलने लगेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है। तो ग्रेफाइट एक अधातु है जिसमें विद्युत का सुचालन होता है। लेकिन आमतौर पर जितनी भी अधातु होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अगर मैं घनत्व के आधार पर बात करूं तो देखो धातु में घनत्व और गलनांक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व है बहुत कम होता है, ये इनके अपवाद है। और अधातु में क्या होता है, सामान्यतः घनत्व और गलनांक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसमें अधिक होता है और उसमें कम होता है। ध्वनिक गुणों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो धातु ध्वनिक होते हैं, जैसे लोहा, ठीक है ना। लोहा का आप स्कूल में ही आप देख लो, जो पीरियड का घंटी बजता है, टन ऐसे मारते हैं, आवाज़ फैलती है, कितना ज़्यादा ध्वनि निकलता है ना। तो धातु ध्वनिक होते हैं। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं, जैसे ये घंटी टन बज रही है, आवाज़ उत्पन्न कर रही है, ठीक है ना।
लेकिन अधातु में क्या होता है, अधातु कठोर सतह से टकराने पर भी आवाज उत्पन्न नहीं करते। जैसे एक सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी पे लगे तुम मार दो हथौड़ा जोर से, आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। थोड़ी बहुत कच कच की आवाज आएगी, वो तुम ही सुन पाओगे, बाकी कोई नहीं सुन पाएगा। ऑक्साइड गुणों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। उदाहरण के तौर पर Al2O3, ठीक है। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम बात करेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। इस पर आपके जो हर साल एग्जाम में आता है कि निम्न से अभिक्रिया करने के लिए केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इन टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले अगर धातु ऑक्सीजन वायु के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? अगर देखो बच्चों, ये जो धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। सिंपल। धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। देखिए, धातुओं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर ये मैंने मैग्नीशियम लिया, ये मेरा क्या है? धातु है। ये मेरा धातु है मैग्नीशियम, और ये मेरा ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने जब अभिक्रिया की तो इसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड बनाया। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन। आप चाहो तो लिख भी ले सकते हो नीचे। ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? मेरा ऑक्सीजन। ये क्या है? मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुल मिला के जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट, हमें एक नोट याद रखना है। वो नोट क्या है? हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अभी मैंने आपको बताया था नोट, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। वे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति की होती हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। कुछ धातु ऑक्साइड है जो अम्लीय क्षारीय दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। इनको याद कर लिए, एग्जाम में आ जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए, 2 नंबर में आता है एग्जाम में। तो ये होगा, ये परिभाषा लिखोगे और ये उदाहरण आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो आगे एग्जाम में आ जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उससे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यही चीज आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था ना, कि अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उसी प्रकार की ये अभिक्रिया है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये हमारा है Al2O3, इसने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? AlC3 बनाया और पानी बनाया, लवण और जल बनाया। ये फिर से मैंने ले लिया Al2O3, अब की बार मैंने लिया क्षार, ठीक है। ये हमारा धातु ऑक्साइड है, ये क्षार ले लिया NaOH, और ये अभिक्रिया करके क्या बना देगा? NaAlO2H2। ये हमारा, ये क्या है? ये हमारा लवण है और ये हमारा क्षार है। अब अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है धातु तो क्या बनाता है? देखो, अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो या तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। या तो धातु ऑक्साइड बनाएगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। अगर आप धातु ऑक्साइड को फिर से ले लो
और उसमें फिर से पानी मिला दो तो ये क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखो, धातुएं जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड अथवा ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो जब भी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगी क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस जरूर निकालेगी। एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है बताइए, तो आप कहोगे भैया हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। उदाहरण क्या है, देखो ये मेरा सोडियम है, ये मेरा धातु है, इसने पानी के साथ अभिक्रिया किया, पानी, तो इसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, धातु हाइड्रोक्साइड बनाया, और क्या निकाला इसने, हाइड्रोजन गैस निकाला। उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, कैल्शियम है, धातु है, ये मेरा पानी है, इसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, COH का होल ट्वाइस, और क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस निकाला। देखिए, तो ये दो उदाहरण आप याद कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, नोट करके लिख लीजिएगा, कुछ धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसे धातु का नाम बताओ जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जल है ना, जल भी दो प्रकार का है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे है, एक बहुत ठंडा है। अगर पानी का टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा पानी है, तो मैग्नीशियम जो धातु है वो उसके साथ अभिक्रिया करेगी ही नहीं। जो मैग्नीशियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी नहीं, और जब अभिक्रिया नहीं करेगी तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलेगी। ठीक है, अभी तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती है, ठंडे जल के साथ नहीं अभिक्रिया करेगी। अगर गर्म पानी होगा तो अभिक्रिया जरूर कर लेगी। ठीक है, ये मैग्नीशियम है और ये मेरा गर्म पानी है, पानी का स्वभाव कैसा है, गर्म है, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो जो मैग्नीशियम धातु है वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसके साथ करती है, गर्म पानी के साथ, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ धातु है जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, और ये जो आयरन है, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन यानी कि Fe, केवल भाप से अभिक्रिया करती हैं। किससे अभिक्रिया करती हैं, भाप से। जब हम पानी को उबालते हैं और जो वाष्प रूप में निकलता है वही हमारा भाप होता है, तो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और उसके बाद क्या बनाती है, संगत धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन बनाती है। एग्जाम में याद रखिएगा, एल्यूमिनियम है और ये जो जिंक है और ये जो आयरन है, ये नॉर्मल पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये अभिक्रिया करती है सिर्फ भाप के साथ। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एल्यूमिनियम है, इसने पानी के साथ अभिक्रिया किया तो ये क्या बनाएगा, पानी का फॉर्म देखो कैसा है, गैसीय रूप में है, भाप है ना, वाष्प रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है, तो क्या बनाएगी, Al2O3 बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। और कुछ धातु ऐसे हैं जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जल के साथ किसी भी दशा में अभिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब अभिक्रिया करेगी ही नहीं, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, वाष्प हो, इट डजेंट मैटर कि उसका स्वभाव कुछ भी हो, पानी किसी भी फॉर्म में हो उसके साथ अभिक्रिया करेगी ही नहीं भाई। वो कौन है, वो है लेड यानी कि शीशा, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, और सोना, गोल्ड, ये किसी भी तरीके से पानी के साथ अभिक्रिया करती नहीं है। और जब पानी के साथ अभिक्रिया करती नहीं तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलेगी इन धातुओं के लिए। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, देखो बच्चों, जब भी हमारा ये जो धातु है अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, लवण बनाएगी, और क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ठीक, देखिए, सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो, जो सभी धातु है ना वो रिएक्ट नहीं करती है अम्ल के साथ, लेकिन जो करती हैं वो करने के बाद क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है। ठीक है, जैसे ये हमारा है मैग्नीशियम, ये धातु है, और ये मैंने ले लिया अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसने क्या बना दिया, लवण बना दिया, MgCl2, और क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस निकाला। फिर देखिए, मैंने ले लिया जिंक धातु, जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, ZnCl2, और क्या निकाला, हाइड्रोजन। ये जो बच्चों ये रिएक्शन है ना,
आप मुंह जबाने याद नहीं कर सकते, इसे कॉपी में 5 बार 10 बार 20 बार लिखोगे तो ही याद होगा, और लिख लिख के पढ़ोगे तभी याद होगा। और ऐसे ही याद करना है, और ये ज़रूरी देना है एग्जाम में। सिर्फ ये होगा नहीं, काम नहीं चलेगा, इसके साथ ये ज़रूर देना है रिएक्शन। आपको बताऊं, एग्जाम में ये लिखने के नहीं बोलता, बोलता केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ये हमें बताना है। तो देखो, धातु या क्लोरीन से अभिकृत होकर संगत धातु क्लोराइड बनाती है। संगत मतलब जैसे ये मैग्नीशियम हमारी धातु है, तो ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी, संगत धातु लवण बनाएगी। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ कोई यौगिक नहीं बनाती है। कुछ सक्रिय धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हाइड्रोजन से संयोग करके धातु लवण के समान ठोस यौगिक देती हैं। इनको हम हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, ये हाइड्राइड बनाएगी, जैसे सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ये हमारा सोडियम है, ये हमारा हाइड्रोजन है, अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्राइड बनाएगी, NaH। ठीक है। तो देखो, मैं हर प्रकार का बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से लिख के लेके आया हूँ, ताकि आपके प्रॉपर नोट्स भी बने, और आपके एग्जाम में इसी चैप्टर से ही जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। इससे बाहर से एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप इस वन शॉट वीडियो को ढंग से देख रहे हो तो यकीन मानिए आप अपनी तैयारी भरपूर मात्रा में कर रहे हो। ठीक है। और ऐसे ही हम सारे वीडियो को बनाते हैं, सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, यह हमें बतानी है। देखो, यदि धातु की क्रियाशीलता लवण विलयन की धातु की से अधिक है, जो धातु है ना उसकी जो क्रियाशीलता है ना लवण वाले विलयन की धातु से अधिक होती है, तो उससे वो विस्थापित कर देती है, उसे उसकी जगह से वो हटा देगी, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है। जैसे हमारे पास एक धातु है ए, और लवण विलयन हमारे ने बोला है उसको V बोला है, तो क्या करेगा, लवण विलयन और ये जो धातु है ए का बन जाएगा और धातु B हमारा अलग हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, ये फेमस, इस पर तो क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, ये हमारा कॉपर सल्फेट है और ये मेरा आयरन है, लोहा Fe। ठीक है। तो ये जो कॉपर है और ये जो Fe है, कॉपर की तुलना में ये जो Fe है बच्चों, सक्रियता श्रेणी में ना बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब बहुत शक्तिशाली है। तो ये क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पर, इस बेचारे को हटा देगा उसकी जगह से और खुद उसके जगह पे आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, फेरस सल्फेट, और ये बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। ये बेचारा कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है। और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मैंने कॉपर ले लिया और ये मैंने FeSO4 ले लिया। अब इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों बोलो, कि मैंने फेरस सल्फेट ले लिया और कॉपर ले लिया, क्योंकि कॉपर जो है Fe की तुलना में कम क्रियाशील है, तो ये कम ताकतवर है, ये इसकी जगह को इसको हटा ही नहीं पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर Fe की तुलना में, लोहे की तुलना में कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील है तो ये इसको इसके जगह से हटा नहीं पाएगा, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, तो नो रिएक्शन होगा इस ऐसी स्थिति में। अगला टॉपिक है सक्रियता श्रेणी, जिसकी मैं बात कर रहा था, एग्जाम में आ जाता है। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, और ये जो सक्रियता श्रेणी मैंने लिख के दिखाया है, इस सक्रियता श्रेणी पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। और इस सक्रियता श्रेणी को याद करने का एक ट्रिक भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कैटरीना कैफ के आधार पर। अगर आप लिखोगे ना सक्रियता श्रेणी कैटरीना कैफ शॉर्ट ट्रिक, हमारे चैनल का नाम लिख दोगे तो वो वीडियो आ जाएगी, प्लीज़ देख लेना। मैं जानबूझ के वो नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार जरूर देखना, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक। तो सक्रियता श्रेणी होती क्या है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बच्चों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा जो प्लेटलेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरा सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ।
ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, मेरे 1 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ हर चीज़ में, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया है, छोड़ा नहीं है, मैंने हार नहीं मानी है। देखो मेरी तबीयत पिछले 1 साल से डाउन है, और वो डाउन हो रहा है, आपको दिख भी रहा होगा वीडियोज़ में कि सर पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। उसके साथ साथ फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, हर सेक्टर में पता नहीं भगवान जब टेस्ट लेता है ना आपका, हर चीज़ में लेता है। और जब आपको अच्छा कुछ देना होता है ना, उससे पहले बहुत बहुत बुरा होता है। तो अगर एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर अभी आपके साथ बुरा हो रहा है ना तो झेलो, ये मेरा मानना है कि हर चीज़ के पीछे कुछ अच्छा ही छुपी हुई है। तो आज मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, तो मेरा ये मानना है कि कल कुछ अच्छा होने वाला है, और उसी मोटिवेशन के साथ मैं और मेहनत करता हूँ कि भगवान तू मेरा और टेस्ट ले, और ले, ठीक है, मैं और मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो ये मोटिवेशन आपको खुद में भी लाना है कि भाई हम बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत अपने हाथ में, रिजल्ट भगवान के हाथ में। तो मेहनत हम दिल से करने हैं हमको, ठीक है, जिंदगी के हर पल में। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में रखा जाता है। तो देखो ये हमारी श्रेणी है। जो पोटेशियम हमारी होती है, पोटेशियम को कैसे दर्शाते हैं? ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है, सबसे हाई। एग्जाम में आ जाता है कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व का नाम क्या है, तो आप बोलोगे पोटेशियम। पोटेशियम को हम दर्शाते हैं के से। और सबसे कम क्रियाशील कौन है? सोना, AU, गोल्ड। ठीक है, अगर इसके सक्रिय श्रेणी की बात करें घटते हुए, पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन यानी कि लोहा, फिर शीशा, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और फिर गोल्ड, सोना। तो ये इसका घटता हुआ क्रम है, और इसी श्रेणी को क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, कम क्रियाशील तत्व क्या है। कुछ तत्व आपको दे दिया होगा और उनको बोलेगा कि भैया इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद रहेगा तो आप आराम से व्यवस्थित कर पाओगे, नहीं तो वो नंबर छूट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कैसी होती है। धातु अगर अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? देखिए, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा सकते हैं। जैसे संयोजकता क्या होती है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। तो इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बाहर 2, पहली कक्षा में 2, बाहर आ गया 4। तो अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, और बाहर में 4 है ना, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाती है। अगर आप कहोगे तो संयोजकता के टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखो, धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर पा रहा है, जैसे देखो जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पहली कक्षा में 8, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, और बचा फिर 1। इनके बाहरी कक्ष पूर्ण होने के बाद इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसकी संयोजकता 1 होगी, लेकिन 1 ज़्यादा है तो इसको हम Na पॉजिटिव लिखते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अधातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। देखो धातु जो भी होते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि धातु के बाहरी कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अधातु के बाहरी कक्ष में हमेशा 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। देखो, धातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें चाहिए होता है, ग्रहण करना है। जैसे क्लोरीन अधातु है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 हुआ, तो 8 बाहर में आ गया 7। तो इस अधातु के बाहरी कक्ष में या तो कितना होगा? 5 होगा, 6 होगा, या 7 होगा। और बाहरी कक्ष में अगर आप बोलोगे कि भैया 8 होगा तो क्या होगा? तो अगर बाहरी कक्ष पूर्ण है, तो अगर किसी भी तत्व का बाहरी कक्ष अगर पूर्ण होता है तो वो अक्रिय तत्व होता है। कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, अगर बाहरी कक्ष पूर्ण होता है
तो तत्व को हम अक्रिय तत्व कहते हैं। अक्रिय मतलब वो किसी से क्रिया नहीं करता। अगर कोई रिच इंसान है जो बहुत अमीर बन गया है, वो फिर वो कोई काम करता है? वो तो बस ऑर्डर चलाता है, बैठे बैठे खाता पीता है। ठीक है ना? तो ये अक्रिय तत्व कौन होते हैं? जिनके बाहरी कक्ष पूर्ण होते हैं। और जिनके बाहरी कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं धातु। जिनके बाहरी कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं अधातु। एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आपको तत्व दे देगा, परमाणु क्रमांक देख के आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा धातु है कौन सा धातु। अगर बाहरी कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो धातु है। अगर बाहरी कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अधातु है। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं NaCl, ये एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, ये एक आयनिक यौगिक है। आप बोलोगे भैया कैसे आयनिक यौगिक है, मुझे बताओ, ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा मैं। तो भैया आप बिल्कुल सही हो। सोडियम Na 2 8 1 है ना, बाहरी कक्ष में एक आ गया। क्लोरीन 17 2 8, बाहरी कक्ष में क्या है 7। तो एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो सोडियम के बाहरी कक्ष में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इससे दिखा, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसके पास अष्टक पूरे होने के बाद एक ज़्यादा है और इसके बाहरी कक्ष पूर्ण होने के लिए एक की कमी है। तो उसके पास एक ज़्यादा है, इसके पास एक की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान भी नहीं बोल सकते, सोडियम पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि इसके पास एक चार्ज है और इसके पास एक चार्ज है माइनस का। ठीक है ना, इसको एक चाहिए और इसके पास एक ज़्यादा है। तो ये क्या कहेगा? भैया तू ले ले भाई मेरे से। ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपस में साझेदारी करके ये यौगिक बना लेंगे जो कि होगा NaCl। ठीक, देखो सोडियम का मैंने अभी आपको बता भी दिया, सोडियम क्लोराइड का ना, ये मैंने आपको बता दिया। सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 होते हैं। ये देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा का पूरा दे दे रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको आसानी के साथ अभी समझा दिया था। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, इस टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक प्रवृत्ति की। आयनिक यौगिक क्या होता है? ये ठोस होता है, कठोर होता है और भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक जो भी होगा वो ठोस होगा, कठोर होगा, लेकिन अगर उसको पीटोगे तो वो टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। गलनांक और इसके जो क्वथनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका जो गलनांक है वो 1074 केल्विन है और क्वथनांक 1686 केल्विन है। LiCl है, इसका क्वथनांक देखो बहुत ज़्यादा है ना सबका। देख रहे हो कितना ज़्यादा, वो भी केल्विन में। घुलनशीलता की अगर मैं बात करूं, जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होंगे, लेकिन पेट्रोल में केरोसिन में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, जल में घुलेंगे, पेट्रोल में केरोसिन में ये घुलते नहीं हैं। कौन? आयनिक यौगिक। विद्युत की चालकता की अगर बात करें, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चलन करता है। अगर आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में है, गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में है, तो उसमें विद्युत का चालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता है। अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है, धातुओं की प्रकृति देखो, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्रॉन्ज है, ये स्टील है, कॉपर है, लोहा है, ब्रांस है, कास्ट आयरन है, ये सब हमें धातु की प्रॉपर्टी में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। ये जो हम हमारा घर वर बन रहा है, ये जो स्टील लगाते हैं हम, उसके बाद जो हम ये जो सरिया डालते हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारी धरती माता देती है, पृथ्वी के चट्टानों से, पृथ्वी की भूप्रपटी से। ठीक है, और समुद्रों से, यहाँ से ही हमें मिलता है। तो इन्हीं को हम नाम देते हैं। इनका नाम क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं और गैंग किसे कहते हैं।
मैंने जिस साल बोर्ड एग्जाम दिया था, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था। खनिज, गैंग और अयस्क को परिभाषित कीजिए। खनिज, गैंग, अयस्क पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर में आया था। हर साल आता है एग्जाम में, हर साल। ठीक, तो खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। देखो, पृथ्वी है और प्राकृतिक रूप से जो हमें मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ठीक, अयस्क क्या होता है? कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब जब कोई खनिज आपने निकाला है, उस खनिज के अंदर, जैसे सपोज करो मिट्टी आपने खोद ली ना, उस मिट्टी पे कोई जैसे लोहा मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब मिट्टी को साफ करके आप लोहा निकाल सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जो लोहा मिट्टी के अंदर था उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होता है जिसे निकालना लाभकारी होता है, हमारे लिए लाभदायक है। इन खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। गैंग क्या होता है? गैंग मतलब ये नहीं 4-5 लौंडे लपाटे लेके चल के किसी को मार पीट रहे, वो वाला गैंग नहीं भाई। गैंग मतलब यहाँ समझ लो अशुद्धि से है, गंदगी से है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। जो अशुद्धि होती है, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, धातु की प्राप्ति कैसे होती है? देखो, धातु की प्राप्ति होती है 3 चरण में। सबसे पहले हम लेते हैं अयस्क, इसके में धातु होता है ना, अयस्क को हम क्या करते हैं? समृद्धिकरण कहते हैं। फिर नंबर 2 में क्या करते हैं? धातु का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, और फिर धातु का नंबर 3 में क्या करते हैं? परिष्करण करते हैं। तो धातु की प्रवृत्ति 3 चरण में होती है। सबसे पहले अयस्कों का क्या करेंगे? समृद्धिकरण करेंगे, फिर धातु का निष्कर्षण करेंगे और अगले स्टेप में धातु का परिष्करण करेंगे। उसके बाद जाके हमें धातु मिलता है। सबसे पहले देखो क्या किया जाता है। सबसे पहले पानी से साफ किया जाता है अयस्कों का सांद्रण और या समृद्धिकरण पहले चरण में। फिर उसको छाना जाता है, रसायनों का उपयोग करके भी किया जाता है और चुंबक की मदद भी ली जाती है। ये सारे तरीके हैं हमारे परिष्करण करने के। क्या होता है? अयस्कों में मौजूद अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। अयस्क में जो भी हमारे अशुद्धियां उसे हम क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्क में जो भी अशुद्धियां हैं उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए पृथक्करण की कई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हम अलग करने के कई सारी विधि लगा सकते हैं, जैसे पानी से साफ कर दिया अगर हो गया, या फिर हम छन्नी से साफ कर सकते हैं, या फिर किसी केमिकल का उपयोग करके कर सकते हैं, या फिर चुंबक का। जैसे धातु में अगर कोई लोहा वगैरह है तो चुंबक लाएंगे तो चुंबक में सारे लोहा चिपक जाएंगे, धातु बेचारा अलग रह जाएगा। तो ये सारे तकनीक हैं हमारे पास स्टेप 1 में। फिर क्या होता है? धातु का निष्कर्षण कैसे कर सकते हो आप? देखिए, धातु का निष्कर्षण हम कर सकते हैं। धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कौन? सोना, चांदी। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं, मतलब किसी के साथ मिली हुई रहेंगी। ठीक, सक्रियता श्रेणी नीचे आने वाले धातुएं सबसे अभिक्रियाशील होती हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। और जो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं वो यौगिक के रूप में पाई जाती है। फिर उनको छानना बनना पड़ता है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे क्या है? ये कम क्रियाशील तत्व हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये जो इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। मैंने अभी बोला ना आपको, जो ऊपर की है ना, जिनकी जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे टॉप पे बैठे हैं, वो हमेशा यौगिक के रूप में ही मिलेंगे तुम्हें, स्वतंत्र रूप में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो नीचे बैठे पड़े हैं, जो कम क्रियाशील हैं, वो तुम्हें हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगे।
ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर मैंने। जैसे ये हमारा देखो, मैंने बताया था सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बीच के हैं, एल्यूमिनियम, जिंक। मध्यम वाले में आता है लोहा, है ना, शीशा, कॉपर। सबसे कम क्रियाशील है आपका चांदी, सोना। चांदी मतलब Ag, सोना मतलब Au, Fe मतलब लोहा। ठीक है, ये जो हमारे धातु हैं ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। कौन? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमेशा यौगिक के रूप में मिलेंगे। और ये जो ये जिंक है, Fe है, Pb है, कॉपर है, ये हमेशा सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। और इनका जो अपचयन होता है वो कार्बन के द्वारा होता है, और इनका जो अपचयन होता है वो विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। ठीक। और ये जो Ag और मतलब सोना और चांदी ये स्वतंत्र रूप में मिलते हैं, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। 3 प्रकार के हैं ना, तो उनका निष्कर्षण कैसे होता है वो अब हम जानेंगे। देखो, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जाता है। जो कम क्रियाशील है, अगर उनके ऑक्साइड के रूप में है, अगर उसको सिर्फ हम नॉर्मल गर्म कर दें, हीट दे दें, उसको आराम से मिल जाएगा। जैसे देखो, ये हमारे Hg का निष्कर्षण कैसे होता है। हमारा Hg का ये सल्फाइड है, उसको मैंने गर्म कर दिया। गर्म मतलब जलाने के लिए हमें ना +O2। जब भी बात आएगी जलाने के लिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन लगाया, इसको जलाया, तो हमें मिला HgO+SO2। फिर मैंने क्या किया, Hg को उठाया, उसका अपघटन किया, मुझे Hg मिल गया। देखो, फिर ये एक लिख लो सिंपल, ये बढ़िया है, इसे भी आप कर सकते हो। Cu2 से कॉपर का निष्कर्षण। तो देखो, Cu2S लिया, उसको मैंने जलाया, तो मुझे क्या मिला, Cu2O और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर Cu2 को लेंगे, ठीक है, उसमें Cu2S फिर मिलाएंगे, मुझे कॉपर मिल जाएगा अलग से। इस तरीके से आप बना सकते हो। जो बीच वाले होते हैं उसका कैसे होता है, या धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट एस के रूप में पाए जाते हैं। जो बीच वाले होते हैं या तो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे। जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड एस के से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो ये है भर्जन। एग्जाम में भर्जन और निस्तापन हर साल आता है, हर साल आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। क्या होता है, सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। हर साल एग्जाम में आता है। सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ये हमारा क्या है, ZnS है, सल्फाइड का एस्क है। इसको मैंने वायु की उपस्थिति में गर्म किया, तो ये ZnO बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, निस्तापन आ जाता है एग्जाम में। कार्बोनेट एस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोनेट एस्क को वायु की सीमित मात्रा में, या तो वायु बहुत ही निश्चित मात्रा में होगा या फिर होगा ही नहीं, या फिर अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, वही है प्रक्रिया, बस इसमें बस वायु की जो मात्रा है उसको नियंत्रित कर देंगे, या फिर वायु होगा ही नहीं। इतना चेंज करने पर इसका नाम निस्तापन हो जाता है। जैसे ये क्या है, ZnCO3 है, तो ये क्या बन जाएगा, ZnOCO2। ठीक है, आराम से बन रहा है। नोट, भर्जन और निस्तापन विधियों में हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ उसका अपचयन करके धातु प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, अपचयन क्रिया करके धातु मिल जाते हैं। अपचयन के लिए कुछ अपचायक को उपयोग किया जाता है, जैसे ZnO का जो अपचायक है वो कार्बन है। जैसे इसको ZnO में कार्बन मिलाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और Zn हमें अकेला मिल जाएगा। तो जब भी भर्जन और निस्तापन विधियों से जो हमें धातु ऑक्साइड मिलते हैं उसका अपचयन कराने पर धातु हमें मिल जाता है। और अपचयन कराने के लिए हमें कुछ अपचायकों की जरूरत पड़ती है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, जैसे देखो, ये ZnO है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्साइड है Zn का। ठीक है, इस पे मैंने क्या मिला दिया, अब चाहे कार्बन मिला दिया, तो कार्बन मिलाते ही कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, और बेचारा Zn हमें मिल गया, जो कि हमें चाहिए था, धातु हमें मिल गया। अब अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं ना, उनको हम कैसे निकालते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा। जैसे NaCl से सोडियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? ठीक है, धातु हमें कहाँ मिलती है, सोडियम हमें कहाँ मिलती है? कैथोड पे मिलती है, यहाँ मिलती है सोडियम। ठीक है, ये NaCl का विलयन है। और क्लोरीन हमें कहाँ मिलती है? एनोड पे मिलती है। और सोडियम हमें कहाँ मिलता है? कैथोड पे मिलता है। धातु निष्कर्षण द्वारा हम अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? धातुओं का परिष्करण होता है। क्या होता है इस अभिक्रिया में? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। कौन सी विधि है सबसे बेस्ट? विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये देखो, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। देखो, जब विद्युत धारा प्रभावित होगी, ये जो विलयन है, तो अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगा। जो भी हमारा अशुद्ध धातु है ना, वो इस अपघट्य में क्या हो जाएगा? घुलने लगेगा। फिर क्या होगा? उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। उसी समय पे जब घुल रहा होगा ना, तो जो शुद्ध धातु है वो कहाँ पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा, कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। और अविलीय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाएंगी। ठीक है, एनोड तली पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे आ जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख। ठीक है, एनोड पर यह भी क्रिया होती है और कैथोड पर यह भी क्रिया होती है। अब हम बात करेंगे संचारण के बारे में। संचारण के बारे में पहले पढ़ भी चुके हो। देखो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, जब भी धातु वायु, आर्द्रता, नमी, अम्ल इनके संपर्क में रहता है ना, तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी में उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, ये देखो, इनमें भूरा भूरा जन्म जा रहा है ना, धीरे धीरे ये नष्ट होने लगते हैं। संचारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है। धातु क्या होते हैं? क्षय होने लगते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? संचारण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? संचारण कहा जाता है। संचारण के उदाहरण बताऊं, चांदी की चमक का कम हो जाना। जो हम चांदी के चेन वगैरह पहनते हैं, उसकी चमक कम हो जाती है समय के बाद, यानी कि वो संचारण हो गई है, क्योंकि वो हमेशा वायु के संपर्क में रहती है। तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना। जो भी तांबे का कोई चीज़ आप देख रहे हो, उस पर हरी परत चढ़ रही है, यानी कि वो संचारित हो रही है। लोहे पर जंग लग जाना, भूरी भूरी परत चढ़ जाना। लेड का अपना रचना खो देना। ठीक है ना, ये सारे उदाहरण क्या है? संचारण के हैं। ओके बच्चों, ये भी हो गया। संचारण से सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। अगर लोहे की कोई चीज़ है, उसको हम क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। पेंट क्या करने से क्या होता है कि उसके ऊपर एक परत बन जाती है, और वो परत बाहरी जो भी चीज़ है, नमी है, पानी है, वायु है, उसके संपर्क में ये परत रहती है। डायरेक्ट हमारा धातु कांटेक्ट में नहीं आता है, और इस कारण हम अपने धातु की वस्तु को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आपने देखा होगा, जो घर की जो गेट्स होते हैं या चारों तरफ के जो रेलिंग्स वगैरह होती हैं, उसको हम पेंट करके रखते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि उसको हम बचा सकें। धातु को संचारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। पेंट करना, तेल लगा देना, ठीक है, यस्ते लेपन, ठीक है, यस्ते लेपन हो गया, क्रोमियम लेपन हो गया, एनोडीकरण हो गया, मिश्र धातु का बनाकर रखना। यस्ते लेपन में क्या होता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे हम यस्ते लेपन कहते हैं। ठीक है, देखिए, अरे भाई ततैया, यस्ते लेपन क्या होता है? यहाँ पे आ गया ना, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में।
लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रिया को यस्दे लेपन कहा जाता है। अगर कोई वस्तु लोहे की या फिर इस्पात की बनी हुई है, उसको अगर हम जंग से बचाने के लिए ना उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं उस वस्तु के ऊपर, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यस्दे लेपन। यश मतलब जिंक, लेपन मतलब पुताई ऊपर से। ठीक है, नोट करके रखिएगा। यदि जिंक की परत टूट भी जाए तो भी वस्तु जंग लगने से सुरक्षित रहती है, क्योंकि जस्ता लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। इसीलिए जब जिंक की परत टूट जाती है तो जिंक प्रतिक्रिया करना और ऑक्सीकरण करना जारी रखता है। इसी प्रकार लोहे की वस्तु सुरक्षित रहती है। ठीक है, टूटने के बावजूद भी वो अपना काम बहुत लंबे समय तक करता है, इसीलिए बहुत बेस्ट माना जाता है यस्दे लेपन को। अब हम बात करेंगे मिश्र धातु के बारे में। आपने ये जो बर्तन देखे हैं, जैसे ये, ठीक है ना, कांसा, उसके बाद ये देखो, ये सारे जो बर्तन आपने देखे, पीतल, ठीक है ना, स्टर्लिंग सिल्वर, ये सब हमारे मिश्र धातु हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? यह दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से धातु हो सकते हैं, या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण हो सकता है। उसके बाद जो तत्व हमें मिलता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाकर भी धातु को संचारण से बचाया जा सकता है। हम मिश्र धातु बनाएंगे ना तो उससे हमारी धातु लंबे टाइम तक संचारित रहती है। ठीक है, जैसे सोना है, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट का सोना अगर हम पहन के जाएं तो हम पहन नहीं सकते, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। ठीक है, तो शुद्ध सोना कभी कोई नहीं पहनता। नॉर्मल सोना जो होता है वो 18 कैरेट का होता है, जो लोग पहनते हैं। ठीक है, जिसमें सोना 75% होता है, उसके अंदर मिलाया जाता है कॉपर 12.5% और सिल्वर मिलाया जाता है 12.5%। ठीक है, ये चीज़ मिलाने के बाद सोने की कठोरता बढ़ जाती है और सोना अच्छा रहता है। फिर अगर शुद्ध सोना हम पहनेंगे तो वो उसकी चमक बहुत ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा जो सोना हम पहनते हैं कुछ टाइम बाद उसकी थोड़ी चमक कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध सोना नहीं है, वो 18 कैरेट का सोना है, 20 कैरेट का सोना है या फिर 22 कैरेट का सोना है। 24 कैरेट का सोना कोई पहनता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। तो उसकी कठोरता बनाए रखने के लिए हमें कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है। ठीक है, तो 18 कैरेट के सोना में 75% आपका सोना होता है और 25% बाकी आपकी कॉपर, सिल्वर, ये सब मिलाए जाते हैं। पीतल की अगर मैं बात करूं, जिसे हम ब्रास कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें होता है 60 से 90% आपका कॉपर होता है और 10 से 35% आपका इसमें जिंक होता है। डिपेंड करता है किस प्रकार का पीतल आप बना रहे हो। 60 से 90% आपका इसमें क्या होगा? कॉपर होगा। 10 से लेकर 35% इसमें क्या होता है? जिंक होता है। उसी बात अगर हम कांसा की बात करें, कांसा में कॉपर में होता है 78 से 95% आपका कॉपर होता है और टिन आपका होता है 5 से 22% तक। तो कांसा बनता है कॉपर और टिन से। आपका जो कास्ट आयरन है, ये जो तवा है, ये बनता है लोहा से। लोहा इसमें 96 से 98% होता है और इसमें कार्बन होता है 2 से 4%, तो जाके आपका तवा बनता है। ठीक है, और ये स्टर्लिंग सिल्वर है, चांदी इसमें होती है 92% और कॉपर इसमें होता है 7.5-8%। ठीक है, तब जाके ये सिल्वर बन पाता है। तो मिश्र धातु क्या होता है ये आप जान गए होंगे। दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक, तो इस वन शॉट वीडियो में मैंने बच्चों आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। धातु अधातु के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया हर चीज़। अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ के जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं आएंगे, यहीं से ही आएंगे। मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने इस वीडियो को अभी देख लिया है, ठीक है, एक बार और देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद इसी चैप्टर की वन शॉट वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट बना रखी है, जिसमें विगत वर्षों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें कि 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3, 4 नंबर, 5 नंबर के
हर प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये देख लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देख लो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मेरा दावा है कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपने आपका अच्छे से बन गया होगा, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे अच्छे से, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना। वहाँ पे आपको नोट्स भी फ्री में दे दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। लेकिन बेस्ट यही होगा कि नोट्स आप खुद बनाओ अपने हाथों से, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस लाल वाले बटन को दबाकर काला कर दो और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस ज़रूर कर दो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना रखिए खूब सा ख्याल, और तब तक पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए। जय हिंद।